नमस्कार, आप देख रहे हैं नेपाल वन और मैं आपके साथ हूं नगमा शेख। पूर्वांचल के अहम खबरों के साथ पूर्वांचल न्यूज में। संगम नगरी में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रयागराज पुलिस ने ई इन्फॉर्मर क्लिक एंड पोस्ट सेवा की शुरुआत की है। इसके तहत पुलिस ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। इस नंबर पर फोन करके कोई भी व्यक्ति गोपनीय तरीके से पुलिस को अपराध और अपराधियों से जुड़ी जानकारी दे सकता है। अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रयागराज पुलिस ने व्हाट्सएप नंबर 9918101617 जारी किया है। इस नंबर पर फोन करके कोई भी व्यक्ति गोपनीय तरीके से वीडियो और ऑडियो, एसएमएस, व्हाट्सएप और फोटोग्राफी के जरिए पुलिस को अपराध और अपराधियों से जुड़ी जानकारी बतौर इन्फॉर्मर यानी मुखबिर शेयर कर सकता है। इससे पुलिस को न केवल अपराध को जल्द खत्म करने में मदद मिलेगी बल्कि अपराधियों के खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई हो सकेगी। प्रयागराज पुलिस अपराध से और अपराधियों से लड़ने के लिए कृत संकल्प है। इसी योजना के तहत पब्लिक से जुड़ने के लिए, पब्लिक से समाचार लेने के लिए, किसी भी तरह की चीज़ें हों, अगर किसी को भी लगता है कि यह सूचना पुलिस तक पहुंचाई जानी चाहिए, इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, उस तरह की सूचनाओं को हम लोग पब्लिक से आमंत्रित कर रहे हैं। इस हेतु हमने ये इन्फॉर्मर सेवा हमने जारी की है। इसमें हमारा मकसद है कि हम लोग प्रयागराज को अपराध मुक्त बनाएं, अपराधियों के ऊपर धरपकड़ करें और उनको जेल भेजें। इस योजना का लाभ खास तौर पर महिला संबंधी अपराधों में मिल सकता है। छेड़खानी और हिंसा की शिकार महिलाएं अगर पुलिस अधिकारियों थाने चौकी तक जाने में संकोच करती हैं तो वो पुलिस की ओर से जारी इस व्हाट्सएप नंबर पर सूचना दे सकती हैं। इसके साथ ही किसी भी इलाके में लोग अपराध को लेकर भी पुलिस को सूचना दे सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए 17 अक्टूबर को नवरात्र के पहले दिन जिस मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ किया उसकी ताकत सामने आना शुरू हो गई है। मिशन के तहत अभियोजन अधिकारियों ने अपनी मजबूत पैरवी से कोर्ट में आरोपियों की पैरवी को पीछे ढकेलना शुरू कर दिया है। मिशन शक्ति के शुरुआती 2 दिनों में महिलाओं और मासूमों के साथ दरिंदगी और हत्या के 11 मामलों में 14 आरोपितों को फांसी की सजा दिलाई गई है। इसके अलावा ऐसे 11 मुकदमों में 20 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मिशन शक्ति योजना के पहले 2 दिनों के दौरान महिलाओं और बाल अपराधों के 11 मामलों में 14 आरोपियों को फांसी और 20 को उम्र कैद की सजा दिलाई गई। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि आरोपियों को सजा दिलाने से ही कानून का राज स्थापित किया जा सकता है। 11 मामले में 14 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई। वहीं 5 मामलों में 11 अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 8 मामलों में 22 अभियुक्तों के कारावास और जुर्माने की सजा दी गई। ये सभी आरोपी महिला और बाल अपराध में लिप्त थे। साथ ही 2 दिनों में गुंडा एक्ट के तहत 101 आरोपियों को जिला बदर किया गया। सोमवार को 28 मुकदमों में 30 आरोपियों के खिलाफ पत्रावली सत्र न्यायालय पहुंची है, जिनमें विचारण शुरू नहीं हो पा रहा था। इस अभियान के तहत 347 आरोपियों की जमानत निरस्त की गई। सरकार का साफ निर्देश है कि दुष्कर्म के मामलों में कड़ी पैरवी कर आरोपियों को फांसी की सजा सुनिश्चित कराई जाए। उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में सजा देने वाला नंबर 1 राज्य बन गया। राज्य में मिशन शक्ति 17 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इसके तहत अपराधियों को सजा और महिलाओं को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में योगी सरकार की गंभीरता और संवेदनशीलता का असर दिखाई देने लगा है। आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य धीरे धीरे कोरोना के खिलाफ जंग में जीतता दिखाई दे रहा है। न सिर्फ एक्टिव केस कम हो रहे हैं बल्कि हर दिन मिलने वाले मामलों में भी कमी दर्ज की जा रही है और रिकवरी रेट भी 90% से ऊपर चला गया है। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के 2000 से भी कम मामले दर्ज किए गए। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कुल 1746 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि इससे कहीं अधिक 3093 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। इस दौरान कुल 28 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई है। यूपी में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या महज 31,495 रह गई है। राजधानी लखनऊ में भी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। इसके बावजूद लखनऊ फिलहाल एक्टिव केस में टॉप पर है। पिछले 24 घंटों में लखनऊ में कुल 247 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले।
जबकि 364 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए। इस दौरान कुल 6 लोगों की मौत भी हुई कोरोना की वजह से। अब तक लखनऊ में कोरोना से मरने वालों की संख्या 824 हो गई है। यहां अब कोरोना के कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 3664 है। कुल हमारे संक्रमण की संख्या, एक्टिव इन्फेक्शन केसेस की संख्या गिर रही है और आज ये संख्या एक्टिव इन्फेक्शन केसेस की घट करके 31,495 हो गई है। तो जो हमारा पीक आया था 17 सितंबर को 68,235 का, उससे ये 36,740 अब कम हो गया है और जो पीक इन्फेक्शन केसेस थे 17 सितंबर को, उससे अब लगभग 54% केसेस कम हो गए हैं। सितंबर से ये गिरनी शुरू हुई। सितंबर में ये 4.6% अगस्त से गिर करके 4% हो गई और अक्टूबर में ये 4% से गिर करके इस समय 2.1% है। अच्छी बात यह है कि राज्य में कोरोना के सक्रिय केस लगातार गिर रहे हैं और रिकवरी रेट 90% से भी ज़्यादा पहुंच गया है। हालांकि सर्दी के मौसम और आने वाले त्योहारों को देखते हुए सरकार ने लोगों से अधिक सावधानी बरतने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की है। ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत बनाए गए सामुदायिक शौचालयों पर केयर टेकर की तैनाती होगी। सरकार ने फैसला किया है कि इनके संचालन का जिम्मा महिलाओं को सौंपा जाएगा। इसके एवज में उन्हें 6,000 रुपये प्रति माह वेतन और 3,000 रुपये शौचालय में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों की खरीदारी और रखरखाव के लिए दिए जाएंगे। प्राथमिकता के तौर पर शौचालय के रखरखाव का काम स्वयं सहायता समूहों के हवाले करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में सभी गांवों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। इन शौचालयों की देखरेख के लिए स्वयं सहायता समूह के एक महिला को चुना जाएगा, जिसे हर महीने 6,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा, जिससे वो आर्थिक रूप से और मजबूत हो सके। इसके अलावा उन्हें शौचालय की साफ सफाई और रखरखाव में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की खरीदारी के लिए भी हर महीने 3,000 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, स्वच्छ भारत मिशन और मनरेगा के तहत बनाए गए नवनिर्मित सामुदायिक शौचालयों और पंचायत भवनों का लोकार्पण किया। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज प्रदेश में 377 पंचायत भवनों का लोकार्पण हो रहा है। 18,847 सामुदायिक शौचालयों का लोकार्पण भी हो रहा है। साथ साथ 21,414 का शिलान्यास और 35,058 सामुदायिक शौचालयों का शिलान्यास का कार्यक्रम भी एक साथ संपन्न हो रहा है। ये कार्यक्रम शिलान्यास और लोकार्पण का नहीं, एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान को तेजी देने के लिए तिथि हम लोगों ने निर्धारित की थी। इसके साथ ही ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कार्यक्रम केवल एक आयोजन नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन में 2 करोड़ 61 लाख से अधिक शौचालय उत्तर प्रदेश ने बनाए हैं और तय लक्ष्य से 1 वर्ष पहले हम लोगों ने इसे प्राप्त भी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में लगभग 59,000 ग्राम पंचायतें हैं जहां सामुदायिक शौचालय बन रहे हैं। इन सामुदायिक शौचालयों में नियमित साफ सफाई के लिए स्वयं सहायता समूह में से किसी एक महिला का चयन कर उसे संचालन का जिम्मा दिया जाएगा। 2, 4, 6, 10 और 12 सीट वाले इन सामुदायिक शौचालयों में स्नान की भी व्यवस्था होगी। इनका इस्तेमाल करने वाले से ग्राम पंचायतें या उनकी ओर से अधिकृत स्वयं सहायता समूह निर्धारित शुल्क भी वसूल करेगा। गाजीपुर के मर्दा थाना क्षेत्र के बोगना गांव में कल देर रात उसी गांव के कुछ दबंगों ने 51 वर्षीय अनिल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि 2 अन्य व्यक्ति इस गोलीबारी में घायल हो गए हैं। वहीं मृतक अनिल सिंह के भतीजे और गोलीबारी में घायल राजकुमार ने बताया कि वो अपने चाचा के साथ घर से बाहर निकला था। इसी दौरान सामने से स्थानीय भाजपा नेता के लड़के अतुल कुमार सिंह और कुश नारायण सिंह पिस्टल लेकर आए और सामने से ललकारते हुए गोली मार दी। एक गोली मुझे छूते हुए चाचा को लग गई और एक अन्य व्यक्ति को भी गोली लगी।
जिससे वो घायल हो गया। इन लोगों ने कुल 7 से 8 गोलियां चलाई थीं। हम और हमारे चाचा अनिल सिंह दोनों लोग फोन से अपने दरवाजे पे सामने फ़ोन से बात कर रहे थे। सामने से जगदीश सिंह और मनीष सिंह भाजपा नेता हैं, जगदीश सिंह दादा कहे जाते हैं गांव में, उनके लड़के, और विभान सिंह के लड़के हैं अतुल कुमार सिंह और जगदीश सिंह के लड़के हैं कुछ नारायण सिंह। दोनों लोग पिस्टल लेके आए और सामने से लोग ललकार रहे थे, मार गोली मार। एक गोली चाचा को लग गई, मेरे हाथ से छटक के, और ये 7-8 गोली चलाए, जिसमें एक लोग उनको बेचारे जा रहे थे पिसान को, उनको लग गई, और 2 गोली की, एक गोली चाचा को लगी, एक गोली मेरे को लग गई। पूरे मामले में एसपी ने बताया कि बोगना के रहने वाले अनिल सिंह और राजकुमार सिंह पर इसी गांव के रहने वाले अतुल सिंह के द्वारा गोली चलाई गई, जिसके बाद दोनों को जिला अस्पताल में लाया गया है और अनिल सिंह की वहां मौत हो गई। पहले की रंजिश थी, इसमें आज इन पे गोली चलाई है। अनिल सिंह को घायल अवस्था में यहाँ पे लाया गया था, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई है, और 3-4-5 लोगों को परिवार के लोग तहरीर लिख रहे हैं, और हमारी पुलिस टीम मौके पे है, और इसमें आगे की कार्रवाई हम लोग अभियोग पंजीकृत करके कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस पुरानी रंजिश बता रही है, जिसकी वजह से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस पूरी तरह से छानबीन में जुटी हुई है। आजमगढ़ में 18 साल के किशोर का शव गन्ने के खेत में मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस हत्या के कारणों की जांच कर रही और आरोपियों की तलाश में जुटी है। आजमगढ़ के दलीपुर गांव के रहने वाले 18 साल के प्रदीप का शव गन्ने के खेत में मिला। इस खबर के फैलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मृतक 4 भाइयों में सबसे छोटा था। 8 महीने पहले ही पिता की भी मौत हो चुकी है। सभी भाई एक साथ ही रहते हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हत्या की वजह तलाश रही है। इसके बारे में खोजबीन करने पर ये पता चला कि ये नदी पार कराने का काम किया करता था और वही इसकी आजीविका का साधन था। कल ये शाम को 6 बजे अपने घर आया और जो पैसे दिन के थे वो अपनी माँ को इसने दिए और फिर उसके बाद नई शर्ट पहन के फ़ोन पर बात करता हुआ चला गया। सुबह गन्ने के खेत में इसका शव मिला। प्रथम दृष्टया ये शव जो है कहीं बाहर से लाकर डाला हुआ प्रतीत होता है। इस संबंध में पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा पंजीकृत किया गया है और बहुत जल्दी इसको वर्कआउट किया जाएगा। प्रदीप शाम को घर से बाहर निकला था। देर रात तक वो जब वापस नहीं आया तो घर वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की। प्रदीप का मोबाइल फोन भी बंद था। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा होगा और दोषियों को सलाखों को पीछे पहुंचाया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के रण में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उतर गए हैं। सीएम योगी ने बिहार में जनता के बीच चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। पहले चरण के लिए मुख्यमंत्री योगी 3 दिन में 18 रैलियां करेंगे। उन्होंने कैमूर जिले से अपने प्रचार का आगाज किया। बिहार के रण में सीएम योगी की एंट्री हो गई है। मुख्यमंत्री योगी ने कैमूर से चुनाव प्रचार का आगाज किया। अपनी रैली में उन्होंने कश्मीर, आतंकवाद, पाकिस्तान और राम मंदिर का मुद्दा उठाया। सीएम योगी ने कहा कि जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर बिना भेदभाव के विकास किया है। हमने बिना भेदभाव के विकास भी कराया है और जो हमारा वायदा था कश्मीर में आतंकवाद को, पाकिस्तान प्रस्त आतंकवाद को पाकिस्तान के अंदर घुस करके भी मारेंगे और बिहार की जनता से किया गया वायदा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को भी बनाएंगे। आरजेडी और कांग्रेस की अगुवाई वाले महागठबंधन पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हम देश की बात करते हैं और वो परिवार की बात करते हैं। हम लोग सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं और विपक्षी दल अपने फायदे की बात करते हैं। एक तरफ विकास की योजनाओं को लेकर के कार्य करने वाली सरकारें और दूसरी तरफ जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर लड़ाने वाली, व्यापक नरसंहार करने वाली। हम लोग विकास की बात करते हैं, वे लोग जाति की बात करते हैं। हम लोग देश की बात करते हैं, वे लोग परिवार की बात करते हैं। हम लोग सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं तो वे लोग बात करते हैं कि नहीं, देश के संसाधनों पर एक मजहब विशेष का अधिकार है। चारा घोटाला केस में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को लेकर भी सीएम योगी ने टिप्पणी की।
कहा कि जब बिहार में लालू यादव के नेतृत्व में आरजेडी की सरकार थी तब गरीबों को राशन नहीं मिलता था, पशुओं का चारा भी गायब हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एनडीए की सरकार गांव गरीब के लिए पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। प्रदेश में धान खरीद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में सीएम योगी ने जहां इस बात के निर्देश दिए कि किसानों का धान समय पर खरीदा जाए, वहीं उन्होंने इसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को सौंपते हुए कहा कि डीएम ये सुनिश्चित करें कि किसानों को पूरा समर्थन मूल्य मिले। यूपी में चल रही धान खरीद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला किया। सीएम योगी ने कहा कि राज्य में धान क्रय में किसानों को उचित समर्थन मूल्य दिलाने के लिए अब जिलाधिकारी भी जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिए। उन्हें कहा कि किसानों के धान की समय से खरीद और पूरा समर्थन मूल्य मिले, ये हर जिले के जिलाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। सीएम योगी ने कहा कि कहीं से भी अगर लापरवाही और काम में ढिलाई की खबर आती है तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए। गत वर्ष हमारी सरकार ने सीधे किसानों से किया, उसमें 43 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय हम लोगों ने विगत वर्ष किया। इस बार भी 1 अक्टूबर से हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान क्रय के केंद्र संचालित हो चुके हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और शेष अन्य क्षेत्रों में भी 1 नवंबर से हम लोग धान के क्रय केंद्र प्रारंभ करने जा रहे हैं और हम लोगों ने प्रारंभिक रूप से 50 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा है, उससे अधिक भी हम लोग क्रय करेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने धान खरीद को लेकर अब तक आंकड़ा भी जारी किया। आंकड़ों के अनुसार यूपी में अब तक 1 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीद की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि पिछले साल इस समय तक 10,000 मीट्रिक धान की खरीद हो सकी थी। सरकार ने धान खरीदने की पारदर्शी व्यवस्था के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को आधार कार्ड और जमीन के कागजात से जोड़ा है। बिचौलियों की भूमिका को भी अब पूरी तरह से खत्म किया गया है। संगम नगरी में एक प्रेमी ने प्यार के नाम पर गुजरात ले जाकर प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद शव को फेंककर आरोपी प्रेमी वापस प्रयागराज आ गया। हालांकि उसकी चालाकी काम नहीं है और जांच के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। प्रयागराज में यमुना पार के खुरमा गांव की युवती संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई। परिवार वालों ने गाँव के ही विजय शंकर नाम के युवक पर शक जताया और थाने जाकर अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। इस बीच जांच कर रही प्रयागराज पुलिस को लापता युवती का शव गुजरात के वापी में मिलने का पता चला। गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को फेंक दिया गया था। पुलिस ने विजय शंकर से पूछताछ में सख्ती की तो उसने हत्या की बात को कबूल कर लिया। प्रथम दृष्टया जो जानकारी प्राप्त हुई थी उसमें एक व्यक्ति एक महिला को किडनैप करके यहाँ से गुजरात ले गया था। यह जानकारी मिलने पर जब आगे पड़ताल की गई तो उस महिला की लाश थाना वापी टाउन जिला वलसाड़ गुजरात से बरामद की गई। वहां पर ही उसका पोस्टमार्टम पंचायतनामा करने के पश्चात इस मुकदमे में धारा 201, 302 की बढ़ोतरी की गई तथा इस व्यक्ति को, जिसका नाम विजय शंकर पुत्र राजेंद्र प्रसाद है, इसको गिरफ्तार किया गया है तथा माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है। आरोपी के मुताबिक वो प्रेमिका को लेकर गुजरात गया, लेकिन वहाँ उसे ना तो कोई काम मिला और ना ही रहने के लिए घर। इस बीच वो अपने खिलाफ केस दर्ज होने से डर गया। विजय शंकर ने प्रेमिका से वापस घर लौटने को कहा, लेकिन वो तैयार नहीं हुई। इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। माफिया मुख्तार अंसारी को पंजाब से लाने गई यूपी पुलिस को बैरंग वापस लौटना पड़ा। पंजाब जेल के मेडिकल बोर्ड ने मुख्तार अंसारी को कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित बताया और उसे 3 महीने का बेड रेस्ट की सलाह दी है। इसी आधार पर मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस नहीं आ पाई। मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी और पंजाब की सरकार के बीच मामला फंस गया है। यूपी पुलिस मुख्तार को वापस लाना चाहती थी। पुलिस कोर्ट का ऑर्डर लेकर जब उसे लेने गई तो पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट सौंप दी। पंजाब सरकार के मेडिकल बोर्ड ने मुख्तार को 3 महीने का बेड रेस्ट बताते हुए भेजने से इनकार कर दिया। मुख्तार की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उसे डायबिटीज, स्लिप डिस्क और डिप्रेशन सहित कई गंभीर बीमारियां हैं। मेडिकल बोर्ड ने मुख्तार को 3 महीने तक बेड रेस्ट करने की सलाह दी है। गाजीपुर जेल के मोहम्मदाबाद थाने में मुख्तार अंसारी पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर शस्त्र लाइसेंस लेने का मामला दर्ज है। इसी सिलसिले में यूपी पुलिस प्रोडक्शन वारंट लेकर रोपड़ गई थी। मुख्तार को प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश करना था, लेकिन यूपी पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। माफियाओं पर यूपी सरकार लगातार शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी सख्त एक्शन हो रहा है। बड़ी संख्या में उसकी संपत्ति को या तो सीज किया जा रहा है या उसे फिर उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। वाराणसी, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ और जौनपुर में मुख्तार के करीबियों पर भी सख्त कार्रवाई हो रही है।
लखनऊ के चक गजरिया में बन रहे देश के सबसे बड़े कैंसर संस्थान की ओपीडी और बन चुके वार्डों का योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल लोकार्पण किया। इस दौरान लखनऊ के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी दिल्ली से जुड़े। एक बात सुचारू रूप से इसके शुरू हो जाने के बाद ये देश का सबसे बड़ा कैंसर केंद्र होगा। राजधानी लखनऊ में बना सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट देश का सबसे बड़ा कैंसर केंद्र होगा। 1250 बेडों के साथ एसएससी हरियाणा के झज्जर में स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान से भी बड़ा होगा, जहां 700 बेड हैं। वहीं आकार में मुंबई के टाटा मेमोरियल इंस्टीट्यूट से दुगना होगा, जहां करीब 650 बेड हैं। सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट से 4 गुना बड़ा होगा। एसएससीआई में डे केयर, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी जैसे सेवाओं की शुरुआत की जाएगी। इस कैंसर इंस्टीट्यूट में पहले चरण में 750 और दूसरे चरण में 500 बेड जोड़े जाएंगे। लखनऊ में 75 एकड़ भूमि पर बने इस कैंसर संस्थान पर करीब 810 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसमें 25 ऑपरेशन थिएटर है। इसके 18 विभागों में 54 डॉक्टर के साथ 54 नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी होंगे। राजधानी लखनऊ के चक गजरिया में बन रहे कैंसर संस्थान की ओपीडी के उद्घाटन को लेकर विपक्ष ने योगी सरकार पर तंज कसा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कहा कि वर्तमान सरकार विकास कार्यों के मामले में भी प्रपंच और धोखा कर रही है और पुरानी सरकारों के काम को अपना गिना रही है। सपा और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार को 3 साल से अधिक का वक्त बीत चुका है, लेकिन आज तक अपनी एक भी योजना लागू नहीं कर सकी। प्रदेश सरकार केवल पुरानी सरकारों के समय के हुए काम को अपना बताने में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है तब से लेके आज तक सिर्फ समाजवादी द्वारा किए हुए कामों का फीता काट रही है। समाजवादी ने जो जो काम किया है उसका फीता काटने में भारतीय जनता पार्टी व्यस्त रहती है। 3.5 साल हो गए, एक काम भी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू नहीं किया जिसको खत्म करके उन्होंने उसका फीता काटा होता। इसी क्रम में आज कैंसर हॉस्पिटल जो समाजवादी सरकार बना के गई थी, 3.5 साल से बना खड़ा था, आज उसका फीता मुख्यमंत्री जी काटने जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना, समाजवादियों द्वारा किया हुआ काम आज भी बोलता है और भारतीय जनता पार्टी के कारनामे बोलते हैं। वो सिर्फ समाज के अंदर नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत का विकास करते हैं। समाजवादियों ने अपने कार्यकाल में इतना विकास किया है कि आज तक उनका काम बोलता है, समाजवादियों का काम बोलता है। और उसी क्रम में लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी घूम घूम के उत्तर प्रदेश में चारों तरफ समाजवादी किए हुए कामों का सिर्फ फीता काट रहे हैं। आश्चर्य होता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और देश में मोदी सरकार नाम बदलने में माहिर है। मेट्रो दूसरों के पूर्व सरकारों के काम जो किए गए उनके नाम बदल दो, ऐसे काम नहीं चला गया। आखिर अपने काम कब बताओगे कि योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने ये काम किए? पूर्व सरकारों ने जो काम करके गए हैं उनके नाम बदलने से, जिले के नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। गाजीपुर में सनसनीखेज वारदात सामने आई। ससुराल से पत्नी को विदा कर ला रहे पति का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद पति ने चाकू मारकर पत्नी को घायल कर दिया, जबकि खुद फांसी के फंदे से झूल गया। चंदौली जिले के रहने वाले संतोष बिंद की शादी गाजीपुर के नंदगंज क्षेत्र की रहने वाली कविता से हुआ था। संतोष अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कर अपने घर चंदौली जा रहा था। इसी बीच रास्ते में करंडा क्षेत्र के बरसरा गांव के पास दोनों के बीच झगड़ा हो गया। पति ने पत्नी के गले पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। इस बीच पति ने पेड़ से लटक कर जान दे दी। इस संदर्भ में मजिस्ट्रेट के समक्ष इनका बयान करा दिया गया है, इनकी पत्नी का। और पत्नी की हालत थोड़ा आउट ऑफ डेंजर तो थी, लेकिन बेहतर ट्रीटमेंट के लिए इनको बनारस भेज दिया गया है। इस संदर्भ में पत्नी और उसकी मां की तहरीर पे थाना करंडा में एक अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जा रही है और जो भी इसमें साक्ष्य आएंगे उसके क्रम में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन बेहतर इलाज के लिए वाराणसी भेजा गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जिस तरह सभी दरगाहों पर उर्स की तैयारियों के सिलसिले में पचम कुशाई का आयोजन होता है, उसी कड़ी में विगत वर्षों की तरह इस साल भी हजरत ख्वाजा मोहम्मद नबी रजा शाह दादा मियाँ के 113वें उर्स मुबारक की तैयारियों के मद्देनजर पचम कुशाई का आयोजन हुआ। अभी तो बाकी जो रंगाई है, लोग ये सब इंतज़ामात चल रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, रंग भी हो रहा है, लंगर का इंतज़ाम की तैयारी चल रही है। बाकी जैसा प्रशासन अलाउ करेगा, इजाज़त देगा, वैसा लोग आएंगे जाएंगे। अगर वो इजाज़त नहीं देगा, कम लोगों की इजाज़त देगा,
तो बाहर के मेहमान नहीं आ पाएंगे, लोकल लोग ही शरीक हो पाएंगे इसमें। नवरात्र के चौथे दिन मां श्री दुर्गा के चतुर्थ रूप यानी देवी कुष्मांडा की पूजा होती है। जब सृष्टि नहीं थी और चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब मां कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की थी। मां कुष्मांडा आयु, यश, बल और स्वास्थ्य की देवी हैं। नवरात्र का चौथा दिन मां कुष्मांडा को समर्पित है। इस दिन माता की पूजा से भक्तों को अपार कृपा मिलती है। माता कुष्मांडा तेज की देवी है। इन्हीं के तेज और प्रभाव से 10 दिशाओं को प्रकाश मिलता है। मान्यता है कि सारे ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में जो तेज है वो देवी कुष्मांडा की देन है। देवी कुष्मांडा का स्वरूप मंद मंद मुस्कुराहट वाला है। कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तो देवी भगवती के इसी स्वरूप ने मंद मंद मुस्कुराते हुए सृष्टि की रचना की थी। देवी कुष्मांडा का निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में माना गया है। वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल देवी के इसी स्वरूप में है। देवी कुष्मांडा के इस दिन का रंग हरा है। माँ के 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। वहीं 8वें हाथ में जपमाला है, जिसे सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली माना गया है। इनकी 8 भुजाएं हैं और इसीलिए इन्हें अष्टभुजा कहा जाता है। माँ का वाहन सिंह है। श्री कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग, शोक नष्ट हो जाते हैं। माँ सदैव अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखती है। माँ भगवती का चौथा स्वरूप यानी कि देवी कुष्मांडा भक्तों पर अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होती है। यदि सच्चे मन से देवी का स्मरण किया जाए और स्वयं को पूर्ण रूप से उन्हें समर्पित कर दिया जाए तो माता कुष्मांडा भक्तों पर अति शीघ्र कृपा करती है। माँ की भक्ति से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। यदि साधक सच्चे मन से इनका शरणागत बन जाए तो उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। पूर्वांचल न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।